नमस्कार। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही में ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के ये मुख्यमंत्री हैं और आजकल काफी आग बबूला और परेशान नजर आ रहे हैं। क्या उनकी राहुल गांधी से कोई निजी दुश्मनी है जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई और बात है? आज का विषय इसी पर है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा जिससे आप ये समझ जाएंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से आजकल बयान दे रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज मैं शुरू में ही आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये डेटा क्या कहता है, इस चैनल में हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाएं जो कि वेरीफाइड सोर्सेस से हो। ज़्यादातर हमारी कोशिश है कि हम सरकारी वेबसाइट से ही डेटा लेते हैं और इससे आपको आजकल की जो घटनाएं हैं और जो राजनीति चल रही है वो आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे और एक इंडिपेंडेंट व्यू आपको मिल सके। तो इसीलिए इस सब को करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हेमंत शर्मा की एक बड़ी खास बात यह है कि वो अपने पॉलिटिकल बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में ही बने रहते हैं और खासकर अभी हाल में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम से गुजर रही है, तब उनके बयान एक बार फिर से आने लगे हैं। उनका एक बहुत ही फेमस ट्वीट है या बयान है, जब वो कांग्रेस में थे और राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गए। उस समय राहुल गांधी बजाय के वो आसाम की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते, राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे और हेमंत शर्मा का कहना ये है कि वही बिस्किट वो उनको भी ऑफर करते रहे। जानवरों से प्रेम इंसानों से अजीब अजीब हरकतें कराता रहता है। शायद हेमंत शर्मा को ये बात राहुल गांधी की पसंद नहीं आई कि वो उनके रहते हुए कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। लेकिन उधर हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने एक बार एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग को रोक कर वो बाहर गए क्योंकि उनके रेजिडेंस में कुछ मोर घूम रहे थे जिन्हें भूख लगी थी और वो उन्हें खाना देने लगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह जी ने एक जब किताब रिलीज कर रहे थे मोदी एट 20, तब उन्होंने ये वाकया इसके बारे में बताया था। मैं आपको तीन चार हेमंत शर्मा के बहुत ही प्रसिद्ध, आप कोट्स कह लीजिए या बयान कह लीजिए, वो यहाँ पर दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ आ जाए कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। एक उनका बहुत ही फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपना सरनेम नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडसन हैं। अभी हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को एक सॉफ्ट नक्सल करार दिया और ये भी कहा कि आजकल जो कांग्रेस में नारेबाजी हो रही है वो गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि वो 22 साल तक कांग्रेस में रहे थे लेकिन कभी भी इस तरह की नारेबाजी नहीं हुई। किस तरह की नारेबाजी नहीं हुई, इस पे वो साइलेंट है। और इधर जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके आसाम से गुजर रहे थे, तब तो आप लोगों को पता ही है कि राहुल गांधी पर एफआईआर भी हुए हैं, उनको जेल में डालने की धमकी भी दी गई है और हेमंत शर्मा ने राहुल गांधी को एक डरपोक व्यक्ति कहा है। और अभी कल ही उनका एक अजीब सा स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी स्वयं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं है, उनकी जगह उनका बॉडी डबल वो वहां पर है और जिस व्यक्ति की आप फोटो खींच रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हेमंत शर्मा 22 साल तक कांग्रेस में रहे थे और कांग्रेस के एक काफी एक्टिव कार्यकर्ता रहे थे। 2001 में ये पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली में ये इलेक्ट हुए। 2002 से ये तरुण गोगोई की हर गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने 2014 में आके कांग्रेस छोड़ी थी क्योंकि इनके डिफरेंसेस कुछ पैदा हो गए थे तरुण गोगोई के साथ। बात सक्सेशन को लेकर थी
कि तरुण गोगोई के बाद आसाम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि हेमंत शर्मा बहुत ही एक्टिव थे, वो ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद उनको दिया जाए, लेकिन तरुण गोगोई अपने लड़के गौरव गोगोई को फेवर करते थे, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है। और इसी बात को लेकर जब वो राहुल गांधी के पास पहुंचे थे दिल्ली, तो राहुल गांधी ने भी तरुण गोगोई के फेवर में ही बात की थी। इससे हेमंत शर्मा जी नाराज हो गए। उसके साथ साथ सेंटर में भी उस समय 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ गई, तो उनके लिए वहां कांग्रेस से बीजेपी में जाना बहुत आसान हो गया था। मैं इसलिए कहता हूं कि हेमंत शर्मा का बीजेपी में जाना आसान हो गया, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इनके रिश्ते तरुण गोगोई से खराब हो गए, इसलिए इन्होंने कांग्रेस से 2014 में इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अगस्त 2014 में अचानक हेमंत के शर्मा के गुवाहाटी वाले घर में सीबीआई ने रेड की। माना ये जाता है कि इनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था। और इस घटनाक्रम के बाद 2014 के नवंबर महीने में हेमंत से सीबीआई ने कलकत्ता ऑफिस में कई घंटे तक पूछताछ की थी। और इस सब के बाद 15 सितंबर 2015 को हेमंत शर्मा ने अपना असेंबली सीट से भी रिजिग्नेशन दे दिया। और 23 अगस्त 2015 को अमित शाह जी के घर में नई दिल्ली में उनकी उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मेरे को ये नहीं पता कि हेमंत शर्मा और राहुल गांधी के बीच में व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है, क्या प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार और ये शायद पहली बार हुआ है कि उन्होंने किसी पर एक व्यक्तिगत कमेंट किया है। आमतौर पर राहुल गांधी किसी भी बात का रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन असम में आके उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि आपके मुख्यमंत्री भारत के सबसे ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री हैं। और ये बात सुनते ही हेमंत शर्मा को गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गए, और जो कुछ उसके बाद में हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। दूसरी चीज ये है, और ये मेरा अपना मानना है, कि हेमंत शर्मा का जो रिएक्शन हो रहा है वो केवल पॉलिटिकल कारणों से नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसका रिएक्ट कर रहे हैं। ये उनके अंदर एक डर सा पैदा हो रहा है कि जहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी पहले, वहां पे कांग्रेस को फायदा ही हुआ था। अब मैं आपको कुछ डेटा भी ऐसा दिखाऊंगा जिससे आपको भी ये समझ आ जाएगा कि हेमंत शर्मा कितने ही, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हैंगिंग बाय ए थ्रेड, वो एक धागे से उनकी सरकार यहाँ पर लटकी हुई है। शायद वो दिखाते ऐसा है कि वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से असम में रूल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी 1-2% वोट्स भी इधर के उधर गए, तो हेमंत शर्मा दोबारा से वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पिछला असेंबली चुनाव आसाम में 2021 में हुआ था और अगला चुनाव 2026 में होगा। थोड़ा सा यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन समझ लीजिए। 2001 से 2016 तक लगातार 3 टर्म तरुण गोगोई वहां के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। 2016 में पहली बार बीजेपी वहां पर जीती थी और सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि हेमंत शर्मा 2015 में ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने 2016 के चुनावों में काफी काम किया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री उस समय नहीं बनाया। शायद ये सोचा होगा कि ये बहुत जल्दी है और ऐसा पॉलिटिकली ठीक नहीं लगेगा, इसलिए सर्बानंद सोनोवाल को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। 2021 का चुनाव भी आसाम में बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को ही लीडर दिखा के लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद हेमंत शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और सर्बानंद सोनोवाल को सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। अब थोड़ा सा 2021 असेंबली चुनाव के नतीजों की तरफ ध्यान दीजिए। सीट शेयर एनडीए का लगभग 60% था और दूसरा महाजोत अलायंस में कई सारी पार्टी थी, जिसमें कांग्रेस भी थी, लेफ्ट भी थी, कुछ इंडिपेंडेंट्स थे, आरजेडी इत्यादि। इनका सीट शेयर लगभग 40% था। लेकिन अगर आप वोट शेयर अगर आप देखें तो एनडीए का वोट शेयर 44.5% था और महाजोत अलायंस का
43.6%। इन दोनों का डिफरेंस 1% से कम था और वोट का डिफरेंस केवल 1,60,322 वोट का था। आसाम असेंबली में 126 सीट हैं। 2021 में बीजेपी को 60 सीट मिली थी, एनडीए को 75, कांग्रेस को 29 और महाजोत अलायंस को 50 सीट मिली थी, एक इंडिपेंडेंट था। 2019 के जनरल इलेक्शन जो आसाम में हुए थे, उसका मैं यहाँ पर डेटा दिखा रहा हूँ। आसाम में 14 सीट्स हैं। बीजेपी उस समय 9 सीट जीती थी, कांग्रेस 3, इंडिपेंडेंट 1 और एआईयूडीएफ 1 सीट जीती थी। बीजेपी का विन मार्जिन काफी अच्छा था। एवरेज विन मार्जिन 2 लाख वोट से ज्यादा था। कांग्रेस का एवरेज विन मार्जिन 1,22,000 वोट्स के आसपास था। ये मैप में वो एरियाज दिखाते हैं जिसमें बीजेपी जीती थी, जो कि यहाँ ऑरेंज कलर में है। कांग्रेस सेंट्रल असम में जीती थी, ये नीले रंग में है। और अन्य पार्टियां जो वेस्टर्न असम है या वेस्ट बंगाल से जो एरिया लगता है वहां पर जीती थी। एआईयूडीएफ यहाँ ये ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है। यहाँ मैं दोनों मैप्स को आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। राइट हैंड साइड पर लोकसभा का मैप है, किस तरह का वोटिंग पैटर्न हुआ था, और उसके 2 साल बाद 2021 में जो असेंबली चुनाव हुए थे उसमें किस तरह का वोटिंग पैटर्न हुई थी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वोटिंग पैटर्न एरिया वाइज लगभग एक सा ही रहा था। बीजेपी जिन एरियाज में लोकसभा में जीती थी वहां पे ही वो असेंबली चुनाव में जीती थी, और कांग्रेस भी जो सेंट्रल असम है वहां पर स्ट्रांग थी, वही लोकसभा में भी वो ऐसा वोटिंग पैटर्न दिखने को आया है। 2021 के असेंबली चुनाव में मैंने आपको दिखा दिया कि कितनी कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी। अब देखिए 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके भी वोट मार्जिन एक बार समझ लीजिए। बीजेपी को 36% वोट मिले थे, कांग्रेस को 35.8, यानी कि बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बराबर के वोट मिले थे। ये बात जरूर है कि कांग्रेस 14 जगह लड़ी थी और बीजेपी 10 जगह। एनडीए का टोटल वोट परसेंटेज 47% था और यूपीए का 36% था। दिखने में ये 11% का डिफरेंस है, लेकिन एआईयूडीएफ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असेंबली इलेक्शन में महाजोत अलायंस का पार्ट था, 2019 में नहीं था। अगर इस बार भी ये अलायंस में आ जाता है तो, और इंडिपेंडेंस भी कांग्रेस को जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी कांग्रेस में आते हैं, तो ये 11% वोट कांग्रेस या यूपीए में मिल जाएगा। तो एक तरह से बीजेपी वर्सेस रेस्ट या एनडीए वर्सेस रेस्ट वोट प्रतिशत दोनों का लगभग बराबर ही रहा था। तो अगर आप असम के मुख्यमंत्री होते, जहां पे पिछला चुनाव आपने केवल 1% मार्जिन से जीता हुआ होता, और लोकसभा चुनाव में भी आपकी परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं थी, वो भी लगभग वोट प्रतिशत आपके प्रतिद्वंदियों के बराबर ही होता, और वहां पर कोई विपक्षी नेता आके एक बड़ी यात्रा निकालता जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़ने लगते, तो आपको डर तो लगने ही लगेगा। और जब डर लगता है तो उसका जो गुस्सा निकलता है वो कई तरह से निकलता है, और हेमंत शर्मा अपनी तरह से वो गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।